इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बेसिस पर आपको अगर किसी भी हाइड्रोजन एटम के लिए या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए रेडियस निकालना है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट का, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। आई एम डिस्कसिंग अबाउट द रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स, means with the help of the Bohr's atomic model how we can find out the radius of different orbits present in hydrogen atom। पहले मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा हूँ। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो आपका फॉर्मूला होगा इट विल बी रेडियस को निकालने का R विल बी इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर इंटू 10 रेज टू द पावर -10 मीटर। दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है। अब n क्या है यहाँ पर जो आपका n है इट रिप्रेजेंट द ऑर्बिट कि किस पर्टिकुलर ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जैसे इफ सपोज वी आर डिस्कसिंग फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, जो पहला ऑर्बिट होता है उसके लिए जो n होता है ना उसकी वैल्यू होती है 1। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.529 इंटू n का मतलब 1 स्क्वायर इंटू 10 रेज टू द पावर -10। तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 मीटर। ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है, इसको मैं R1 से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। अगर हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो फॉर सेकेंड ऑर्बिट, नॉट ऑर्बिटल इट इज ऑर्बिट, द वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल टू 2, यानी जो सेकेंड ऑर्बिट के लिए रेडियस हो जाएगा वो होगा 0.529 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 10 raised to the power -10 means 0.529 into 4 into 10 raised to the power -10। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यू विल गेट 2.11 into 10 raised to the power -10 मीटर। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में की रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। ऐसे अगर मैं तीसरा ऑर्बिट दे रहा हूँ थर्ड ऑर्बिट को, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा ये भी सॉल्व। फॉर थर्ड ऑर्बिट द वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल टू 3, तो आपको R3 विल बी इक्वल टू 0.529 इंटू n की जगह पर आपने 3 दिया तो 3 का स्क्वायर इंटू 10 रेज टू द पावर -10, तो आपको मिल जाएगा 0.529 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू गेट 4.76 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 मीटर। So this is the way in which you can calculate the radius of any specific hydrogen atom। ये किसके लिए है? This is for hydrogen atom। ये हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस को निकालने का फॉर्मूला है, तरीका है। अब अगर हम हाइड्रोजन के अलावा किसी और स्पीशीज की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हम लोग हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की बात करें तो आपका जो R होगा, मैं Rn से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, Rn रिप्रेजेंट एनी स्पेसिफिक ऑर्बिट। तो इसको निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 0.529 इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z इंटू 10 रेज टू द पावर -10 मीटर। So this is the formula by which you can calculate the radius for any specific orbit for हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। बता चुका हूं मैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज क्या होती है। वो स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं एज प्रेजेंट इन हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। और ये रेडियस को निकालने का फॉर्मूला था फॉर हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस को निकालने का फॉर्मूला था फॉर nth ऑर्बिट। ठीक है, तो ये मैंने आपको रेडियस के बारे में बात की। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि अगर आपको सपोज एनर्जी निकालनी है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट से एसोसिएटेड, तो कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट वन इज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो कि किसी भी स्पेसिफिक ऑर्बिट में पाया जा रहा है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू -21.79 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19
अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, इतना जूल पर एटम, ठीक है। दिस इज द वे, दिस इज द फॉर्मूला बाय विच यू कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एनी स्पेसिफिक ऑर्बिट। अगर इसी एनर्जी को आपको निकालना है, E इज इक्वल टू -1.312 इंटू 10⁻⁶ अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, इतना जूल पर मोल के लिए एनर्जी को निकालने का जो फॉर्मूला है जूल में वही है। एक ये भी फॉर्मूला है, इससे भी आप एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। या वन मोर फॉर्मूला इज देयर बाय विच यू कैन कैलकुलेट द एनर्जी, इज इक्वल टू -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी एनर्जी, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इन तीन फॉर्मूले में से आप किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मूले को अप्लाई करके एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम, ये भी किसके लिए है, फॉर हाइड्रोजन एटम। इन तीनों फॉर्मूलेज के द्वारा हाइड्रोजन एटम के लिए आप एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन एनी स्पेसिफिक ऑर्बिट, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे फॉर फर्स्ट ऑर्बिट और फॉर सेकंड ऑर्बिट, किस पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए आप एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पहले फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो एन होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आप ये जो एनर्जी का भी हमने फॉर्मूला आपको बताया था, ये वाला फॉर्मूला है ना, दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में अगर आप एन की वैल्यू को लगाओगे तो आपको मिल जाएगा E will be equal to -21.79 into 10⁻⁻19 अपॉन में क्या है, n स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, means it will be equal to -21.79 into 10⁻⁻19 जूल ओनली पर एटम। इसी तरह से अगर हम सपोज सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है, नाउ फॉर सेकेंड ऑर्बिट या सेकेंड शेल, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो E will be equal to -21.79 into 10⁻⁻19 upon 2 square। When you will solve it तो आपको मिल जाएगा -21.79 into 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 4। आप इसको डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पर मिल जाएगा -5.44 into 10⁻⁻19 जूल। This is the way by which you can find out, you can calculate the value of energy for any specific electron present in a particular shell। ऐसे ही अगर मैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की बात करता हूँ, फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए एनर्जी को निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा -21.79 into 10⁻⁻19 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो जेड है, वेयर जेड रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का एटॉमिक नंबर है। ऐसे ही अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी स्पेसिफिक शेल, किसी भी पर्टिकुलर शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उसकी अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो इसको निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू जेड अपॉन एन इंटू 2.188 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वे बाय विच यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर आपको निकालने हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड कि पर सेकेंड कितने आपके रिवॉल्यूशंस हैं, है ना, पर सेकेंड बाई एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के द्वारा पर सेकेंड कितने आपके रिवॉल्यूशंस हैं, अगर आपको उनको कैलकुलेट करना है तो उसको भी कैलकुलेट करने का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है। तो ये बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन सरकमफ्रेंस, ये निकालने का फॉर्मूला है। वेलोसिटी हम लोग जानते हैं v, इसकी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है।
अपॉन सर्कमफ्रेंस होता है 2πr किसी भी सर्कुलर पाथ का। तो दिस इज द वे बाय विच यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड बाय एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा पर सेकेंड कुल कितने रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं बाय दिस स्पेसिफिक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये मैंने बताया। एक क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल है, दैट इज कैलकुलेट द एनर्जी associated with the first orbit of He plus। ठीक है, और साथ में कहा है what is the radius of this orbit। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कहा कि आपको एक तो एनर्जी निकालनी है फर्स्ट ऑर्बिट से एसोसिएटेड। तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है -21.79 इंटू 10⁻⁻⁻19 डिवाइडेड बाई n²। ये होता है फॉर्मूला, है ना। अब हमसे कहा He प्लस के लिए निकालना है। He प्लस के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो He प्लस के लिए n की वैल्यू तो क्या है 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है। और जो Z होगा उसके लिए हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर जब लगाएंगे, अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले में बोथ ऑफ दीज वैल्यूज, तो ये -21.79 इंटू 10⁻⁻19 हम हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की बात कर रहे हैं ना, तो इंटू Z² हो आएगा। तो इंटू Z कितना है 2 का स्क्वायर अपॉन n² का मतलब 1²। व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट -8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये आएगा सॉल्व होने के बाद में। ठीक है, अब इसके बाद हमें एनर्जी निकाल दी, ऐसे अब रेडियस भी निकालना है। तो रेडियस का मतलब r फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारा रेडियस को निकालने का, दैट इज 0.529 इंटू n² अपॉन Z² इंटू 10⁻⁻10। तो 0.529 इंटू n कितना है 1 का स्क्वायर, Z कितना है 2² इंटू 10⁻⁻10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.265 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। साइंटिफिक नोटेशंस में ये डेसिमल आप इधर ले जाइएगा, यू विल गेट 2.65 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। R1 बराबर था 0.529 इंटू n² अपॉन Z² इंटू 10⁻⁻10। आपने n की वैल्यू लगाई यहाँ पर 1, Z की वैल्यू लगाई 2, तो 1 का स्क्वायर यहाँ हो गया, 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया। जब सॉल्व करेंगे, सॉरी ये फॉर्मूला इंटू n² अपॉन Z, नॉट Z² अपॉन Z है फॉर्मूला। ठीक है, तो 2 से आप इसमें डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 0.265 इंटू 10⁻⁻10, डेसिमल को उधर ले जाएंगे, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। सो दिस इज द वे इन विच सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। अब इसके बाद एक और बहुत छोटा सा पार्ट है, दैट व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जो आपने बोहर्स एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया है उसमें क्या क्या लिमिटेशंस थी, उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, उन ड्रॉबैक्स उन लिमिटेशंस के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जो भी आपके बोहर्स एटॉमिक मॉडल हैं उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब देखिएगा इसमें पहली लिमिटेशन है कि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो मल्टी इलेक्ट्रॉन जो एटम्स होते हैं उनका जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो पहला पॉइंट तो ये था कि बोहर का एटॉमिक मॉडल मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ऐसे स्पेक्ट्रम जिनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया कि जब भी हम एक हाई रिजॉल्विंग पावर वाला स्पेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं, तो ये पाया जाता है कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है वो एक सिंपल लाइन के फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि वो बहुत सारी लाइंस के फॉर्म में पाया जाता है. इट इज सपोज टू बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ कलेक्शन ऑफ सेवरल लाइंस which are very close to one another, and in that case such type of spectrum is called as the fine spectrum. इसको हम लोग फाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं. तो जो बोहर का मॉडल था वो इस फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यहां तक कि हाइड्रोजन के फाइन स्पेक्ट्रम का भी एक्सप्लेनेशन बोहर के एटॉमिक मॉडल के द्वारा नहीं दिया गया. मैंने ये बताया, इफ वी आर यूजिंग हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोप then it is observed that the spectral lines in case of hydrogen spectrum is not a simple line, but it is made up of a number of lines which are very very close to one another, and such type of spectrum obtained is called as fine spectrum. So Bohr's model was unable to explain this specific fine spectrum. अब तीसरा पॉइंट ये बताया गया कि वो अगर हम उस पर्टिकुलर सोर्स को, सपोज ये कोई पर्टिकुलर सोर्स है, इस सोर्स से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही, ठीक है. सो इफ द सोर्स फ्रॉम विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कमिंग, और यहाँ पर हमने कोई स्पेक्ट्रोस्कोप रखा या प्रिज्म रखा, तो क्या होगा हमें पता है, जैसे ही कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रिज्म पर पास स्ट्राइक करेगी तो ये प्रिज्म इस रेडिएशन को स्प्लिट कर देगा इनटू द रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. इज इट ओके? लेकिन वो पर्टिकुलर सोर्स जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट हो रही है, अगर आप उसको या तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएं तो फिर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें, आप यहाँ पर मैग्नेट्स लगा दें या आपने मैग्नेट लगा दी, चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं चाहे मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, ठीक है. तो अगर उस सोर्स को जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो रही है उनको या तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये पाया जाता है, ये ऑब्जर्व होता है कि जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ से ऑब्टेन हो रही हैं, ठीक है, वो फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं इनटू फर्दर फाइनर लाइंस. ये एक लाइन थी स्पेक्ट्रल लाइन, एक लाइन ये थी, ये भी आपकी फर्दर स्प्लिट हो गई इनटू फाइनर लाइंस, ये भी आपकी स्प्लिट हो गई इनटू फाइनर लाइंस, ये भी आपकी स्प्लिट हो गई इनटू फाइनर लाइंस, ये भी स्प्लिट हो गई इनटू फाइनर लाइंस. सो such type of splitting of spectral lines into a number of lines on keeping the source in electric field is called as स्टार्क इफेक्ट. इसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं. जबकि अगर हम इस सोर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखें और मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो जाए इनटू फाइनर लाइंस, देन दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज ज़ीमैन इफेक्ट. क्या कहते हैं? ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं. तो जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था, ना तो वो स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाया और ना ही वो ज़ीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाया. दोबारा सुनो, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? इफ द सोर्स एमिटिंग द रेडिएशंस आर केप्ट इन the electric field, then the obtained spectral lines tends to split into further finer lines. This effect is called as Stark effect. What is Zeeman effect? If the source emitting the electromagnetic radiations are allowed to kept in a magnetic field, then the spectral lines obtained from the spectroscope tends to split into further finer lines. So such type of splitting on keeping the source in magnetic field is called as Zeeman effect. So Bohr's model was unable to explain both of these effects, that is Stark effect as well as Zeeman effect. After that, the last point, Bohr's atomic model was unable to explain the de Broglie's concept. जो आपका de Broglie's concept था of dual behavior of matter, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया. साथ में it was unable to explain the Heisenberg's अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था, ना तो वो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर पाया, विच वाज एबल टू एक्सप्लेन द डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, और ना ही ये हीजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर पाया.